So before taking this point, I would like to recall you my past concepts that what is the basic relationship between the short run cost curves and the long run cost curves. So the short run cost curves, simply we can say is that these are those costs which remains fixed in a short run as the output increases. For example, मैंने रिसेंटली अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया है, ओके सो मैंने उसमें एक लेंड लगाया, मैंने उसके ऊपर एक कैपिटल लगाई, मैंने उसके ऊपर एक टेक्नोलॉजीज लगाई, ठीक है। लेकिन अब क्या 6 महीनों में या मैं 1 साल में लेंड खरीद सकती हूँ, कैपिटल पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, टेक्नोलॉजीज वापस वेरी कर सकती हूँ? नो, नॉट एट ऑल। रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि शॉर्ट रन में आपका मार्केट इतना जम नहीं पाता, आपको इतनी इनकमिंग नहीं होती, आपको आपकी कॉस्ट के अकॉर्डिंगली इतनी रेवेन्यूज मार्केट में जनरेट नहीं हो पाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स क्या होती है? फिक्स्ड ही रहती है। सो दैट्स व्हाई इन शॉर्ट रन दीज कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड as the output increases. Okay, so now if I talk about that, what are the long run cost curves? So in long run cost curves, simply we can say is that these are that kind of the cost which varies as the output increases. अब क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट रन में लैंड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी फिक्स रहती है और लॉन्ग रन में लैंड की कॉस्ट भी वेरी हो जाती है, कैपिटल की कॉस्ट भी वेरी हो जाती है और टेक्नोलॉजी की कॉस्ट भी वेरी हो जाती है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अब मार्केट को जमते जमते 10 साल हो गए, अब मार्केट को जमते जमते 20 साल हो गए, लोग मेरे प्रोडक्ट को जानने लग गए, लोग मेरे मार्केट को जानने लग गए, ठीक है, लोगों को मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में आ गई, लोगों को मेरे प्रोडक्ट का टैलेंट समझ में आ गया, इसके कारण मार्केट में मेरा नाम हो गया। और वो एक पर्टिकुलर कंपनी जो है, जिसने जो भी स्टार्टअप लॉन्च किया है, वो मार्केट में क्या बन गई है? एक प्राइस मेकर बन गई है। उसने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को बीट करके मार्केट में अपना एक नाम कर लिया है, ओके उसने मार्केट में अपनी एक मोनोपोली बना ली है। तो उस सिचुएशंस में क्या होता है कि डिफरेंट बायर्स क्या करते हैं? उस कंपनी को टारगेट करते हैं और उस कंपनी क्या करती है? अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है विद सम स्पेसिफिक प्राइस। अब क्या होता है कि जो कस्टमर जो होता है वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए इतना राजी हो जाता है कि चाहे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़े चाहे घटे, he will buy it by hook और by hook। अब जैसे हम लोग बात करते हैं एंड्रॉइड और एप्पल के फ़ोन की। अब एप्पल के फ़ोन जब वो स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था, है ना, तो स्टार्टिंग में जब वो लॉन्च हुआ था तो उसका मार्केट में इतना नाम नहीं था, लेकिन अब उस एप्पल के फ़ोन की मार्केट में इतना नाम हो गया है कि अब उसकी चाहे प्राइस बढ़े चाहे वो घटे, कस्टमर उसे किसी भी कॉस्ट पे लेगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट को लेना उसके लिए एक स्टेटस सिंबल का काम है। तो यही चीजें होती हैं कि लॉन्ग रन में क्या होता है, कोई भी कॉस्ट जो होती है वो फिक्स नहीं रहती है, सारी कॉस्ट वेरीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आपने अपना एक स्टैंड बना लिया है, जिसके कारण आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलते हैं, जिसके कारण आपको रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं, जिसके कारण कस्टमर बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है आपके प्रोडक्ट को लेके और आपकी टोटल रेवेन्यू बढ़ती रहती है, जिसके कारण लैंड को खरीदना, कैपिटल को खरीदना, टेक्नोलॉजी को खरीदना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई इसीलिए कहा जाता है कि इन लॉन्ग रन नो कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, एवरी कॉस्ट रिमेन्स वेरीज। ओके, सो जब भी आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए तो आपको लंबी चौड़ी बातें लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको लिखना है कि कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड द आउटपुट, एंड शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स आर दोज कॉस्ट व्हिच रिमेन्स इन अ फिक्स्ड in a short run, and long run cost curves are those costs which varies in a long run as the output increases. Okay, आई मेरी बात समझ में? क्लियर? आप इससे ज्यादा लंबी चौड़ी चीजें यदि आप डिफरेंट बुक्स को रेफर करके या डिफरेंट चैनल्स को देख के यदि आप कंफ्यूज होंगे तो आप शायद लिख नहीं पाएंगे। ओके, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, जो हम लोग बिजनेस करते हैं ना डे रूटीन लाइफ में,
वही उसे एक एक इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट के नाम पे पॉइंट्स दे दिए हैं, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया, जैसे जीडीपी दे दिया, जैसे जीएनपी दे दिया, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया, जैसे फिक्स कॉस्ट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, मार्जिनल कॉस्ट दे दिया, जीएनपी दे दिया, मॉनेटरी पॉलिसी दे दिया, फिस्कल पॉलिसी दे दिया, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो चीजें होती रहती है ना, उसे जब हम लोग इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो अपने आप में एक इकोनॉमिक्स बन जाती है, और बच्चा उसे देख के इतना फोबिया में आ जाता है कि हम लोग इसे कर नहीं सकते। तो इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो मैं ये चैनल बना रही हूँ वो मैं कितना इजी लैंग्वेज में बना रही हूँ कि जिसमें केवल मैं आपको समझाती हूँ और एक डायग्राम बनाती हूँ और आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। यदि आप एग्जाम्स में ये सारी चीजें लिख देना तो आई एम डैम श्योर आप एग्जाम में तो पास होंगे ही होंगे। यदि कोई बंदा आपसे यदि कंटेम्प्रेरी इश्यूज रिगार्डिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स के बारे में यदि आपसे चर्चा करें तो आप हर टॉपिक को बहुत ही एक अच्छे और एक इफेक्टिव वे में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, सो इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। सो इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, total cost, variable cost with the tabular formulation as well as with the diagrammatic representation. Now I'm going to teach you about what are the long run cost curves. So students, आपको लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स का डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी कि एवरेज कॉस्ट कर्व्स की जो शेप होती है वो यू शेप्ड क्यों होती है। ओके, आप एक बार ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे देखिए कि यहाँ पे मैंने ओ वाई एक्सिस पे कॉस्ट ले रखी है और ओ एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले रखा है, आउटपुट ले रखा है। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जो मेरा ये एवरेज कॉस्ट कर्व है वो किस फॉर्म में है, यू शेप में है, जैसे हम लोग कहते हैं जस्ट लाइक एज एन रेक्टेंगल हाइपरबोला। अब आखिर इसकी शेप यू शेप की होती है, ध्यान से देखिएगा। सिंपल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग कोई नया बिजनेस या नया स्टार्टअप मार्केट में लॉन्च करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें क्या होता है, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें हाई बेयर करनी पड़ती है, चाहे वो लैंड की कॉस्ट हो, चाहे वो लेबर की कॉस्ट हो, चाहे वो कैपिटल की कॉस्ट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट हो। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपने आउटपुट को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम लोग हमारे बिजनेस को बढ़ाते हैं, तो हमें मार्केट में कैसे रहना है, मार्केट में कैसे स्टैंड करना है, ये सारे मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, हमें बाद में जो कॉस्ट होती है वो क्या मिलती है, कम मिलती है। तो इसके कारण ही जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो यू शेप्ड होता है। ओके, ध्यान से देखिएगा। इस ए पॉइंट पे जब मैंने रिसेंटली अपना स्टार्टअप लॉन्च किया है, कि जब मैंने रिसेंटली अपना बिजनेस लॉन्च किया है, तो मुझे मार्केट के तौर तरीकों की कोई नॉलेज नहीं है, तो जिसके कारण क्या हो रही है, मेरी हर प्रोडक्ट की कॉस्ट मुझे क्या बियर करनी पड़ रही है, ज्यादा बियर करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि जब मैं ओ ए लेवल का आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूं तो मेरी जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, ए आ रही है, मींस मेरी कॉस्ट उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की ज्यादा आ रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट में मैंने जैसे अभी नया ही बिजनेस चालू किया है, इसलिए मुझे ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। लेकिन जब धीरे धीरे मैं अपने बिजनेस को ओ ए लेवल से ओ बी लेवल पे बढ़ाती हूं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मेरी कॉस्ट क्या होगी, धीरे 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 क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। क्यों रिड्यूस होती जाएगी? जब मैंने मेरा आउटपुट ओ ए से ओ बी लेवल तक बढ़ाया तो आप देखिएगा कि मेरी कॉस्ट धीरे 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 क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मुझे मार्केट में कैसे स्टैंड करना है, मार्केट में मुझे किस तरीके से बिहेव करना है, मुझे मार्केट में कैसे मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की नॉलेज लेते हुए स्टैंड करना है, वो सब मुझे समझ में आ जाएगा। मेरा लेबर भी एफिशिएंट हो जाएगा, मेरे पास टेक्नोलॉजीज भी अच्छी आ जाएगी, मैं हर चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाऊंगी। तो जिसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे मेरी एवरेज कॉस्ट क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। और इस पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी। क्या मिलेगी? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी। आई मेरी बात समझ में? अब क्या होगा, जब मैं मेरे आउटपुट को
ओ ए लेवल से ओबी लेवल से बढ़ा के ओसी लेवल पे करती हूं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एक पॉइंट के बाद अगेन मेरी कॉस्ट क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होंगे। हो सकता है कि मैनेजमेंट सही नहीं हो सकता है कि लेबर ने काम करना बंद कर दिया हो सकता है मुझे अच्छे मुनाफे पे प्रोडक्ट्स नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण एक पॉइंट के बाद मेरी कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, जिसके कारण मुझे क्या मिलेंगे, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगे। इसीलिए एवरेज कॉस्ट कर्व्स यू शेप होता है। तो जो ये पॉइंट होगा ना, वो वहां मुझे क्या मिलेगा, DS, that is the diseconomies of scale. So why the average cost curve is U-shaped? The average cost curve is U-shaped. Initially you launched a business, you have to bear the high cost. As you grow up your business, you got आपको प्रोडक्ट की कोई कम कॉस्ट को बियर करनी पड़ती है, लेकिन अगेन एक पॉइंट के बाद जब आप अपने आउटपुट को बढ़ाते हो, आपकी कॉस्ट अगेन हाई हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? Because of economies and diseconomies of scale. So we can say that OA से OB लेवल पे हमें क्या मिल रहे थे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहे थे, और B से C पॉइंट पे हमें क्या मिल रहे हैं, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहे हैं। That's why the average cost curve is the U shape. अब हम लोग जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं, वो बनाने जा रहे हैं हम लोग डायग्राम लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स का। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, वो हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। ओके, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स कैसे बनता है, आप लोगों को ये तो समझ में ही आ गया होगा कि व्हाई द एवरेज कॉस्ट कर्व इज द यू शेप। ओके, अब आखिर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। ओवाई एक्सिस पे हम लोगों ने कॉस्ट ले रखी है, और ओवाई एक्सिस पे हम लोगों ने कॉस्ट ले रखी है, और OX एक्सिस पे हम लोगों ने क्या ले रखा है, आउटपुट ले रखा है। दैट इज SAC1, दैट इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1, दैट इज SAC2 कर्व, दैट इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2, दैट इज SAC3, दैट इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 3rd, and that is SAC4, that is short run average cost 4। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। जब एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर OQ1 लेवल ऑफ क्वांटिटी का आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो उसे उस प्लांट की कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, दैट इज SAC1, दैट इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1 होती है, जब वो OQ1 लेवल का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब क्या करता है एंटरप्रेन्योर, धीरे धीरे अपने आउटपुट को और अपनी प्लांट साइज को बढ़ाता है। जैसे ही वो अपनी प्लांट साइज को OQ1 से OQ2 लेवल पे लेके आता है, तो उसकी जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनती है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1 से बन के क्या हो जाती है, वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। जब वो OQ2 लेवल का आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो उस सिचुएशन में जो उसकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या हो जाती है, SAC1 से बढ़कर क्या हो जाती है, SAC2 हो जाती है। अब एंटरप्रेन्योर अगेन अपने आउटपुट को बढ़ाता है, वो OQ2 से अपना आउटपुट बढ़ा के कितना कर देता है, OQ3 कर देता है। जैसे ही वो अपना OQ3 आउटपुट का लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करता है, उसकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या हो जाती है, दैट इज SAC3 हो जाती है। अगेन वो अपने प्लांट साइज को बढ़ाता है, या अगेन वो अपने आउटपुट को बढ़ाता है, तो क्या हो जाती है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या हो जाती है, दैट इज SAC4 हो जाती है। ठीक है, तो ये उसकी एक शॉर्ट रन, जितने भी शॉर्ट रन पीरियड्स हैं, उनकी सारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को टेंजेंट करके मिला के हम लोग एक लाइन खींचते हैं। अब देखिएगा, सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2, 3, 4, 5 से टेंजेंट होते हुए, ये टेंजेंट हो रहा है A पॉइंट पे, ये टेंजेंट हो रहा है B पॉइंट पे, ये टेंजेंट हो रहा है C पॉइंट पे, ये टेंजेंट हो रहा है D पॉइंट पे। इन सारे पॉइंट्स को टेंजेंट करते हुए मैंने एक लाइन खींची है, वो लाइन क्या कहलाई जाएगी, दैट इज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। So what are the long run average cost curves? Long run average cost curves are those average costs
which are the consolidation of all short run average cost curves. जितने लेवल्स की अपनी प्लांट साइज बढ़ाई, जितने लेवल की आउटपुट बढ़ाए, उन सारे आउटपुट्स, उन सारे प्लांट्स की सारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को मिला के जो एक लाइन हमारी बनी है, दैट विल बी नोन एज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स. इससे ज्यादा आपको एग्जाम में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. सो इसी के साथ मैं आज का वीडियो विद द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स फिनिश करती हूं. Tomorrow we will be meet with the new topic of microeconomics, and as the microeconomics chapter will be complete, we will be moved towards the macroeconomics. So इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और if you need any kind of the assistance, you can DM me on my YouTube channel. Thank you.